गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 23 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द ताज महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही जवाब है आगरा। आगरा में यह ताजमहल, उसी से संबंधित ये बातें हैं। तो ताज महोत्सव आगरा में इसका आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में शिल्प ग्राम में कला, शिल्प और संस्कृति के उत्सव ताज महोत्सव का आयोजन 20 से 29 मार्च 2022 तक के लिए किया गया है। ताज महोत्सव का विषय है, थीम है 2022 के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग, ये आप याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के आगरा में ये आयोजित हुआ है ताज महोत्सव। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री पुनः योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं, शपथ अभी नहीं लिए हैं, यही रहेंगे। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। चलिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑप्शन से हम लोग प्रश्न पर ही आधारित काफी महत्वपूर्ण हाल फिलहाल के करंट अफेयर से ही रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स में, परीक्षाओं में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। चलिए, तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को इसी जो होली था 18 मार्च को, तो पश्चिम बंगाल में के लोगों के द्वारा हाल ही में एक महोत्सव मनाया गया है। उसका नाम है डोल उत्सव। डोल हिंदी में लिख देता हूं पहले, डोल उत्सव। डोल उत्सव ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया है और ये खासकर रंगों का ही त्योहार है, जिसे डोल उत्सव के रूप में पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य का राजधानी कहाँ है? तो वही कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री कौन है ये पश्चिम बंगाल के? तो ममता बनर्जी हैं। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट इससे याद रख सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर की न्यूज में है, तो हाल ही में आपने सुना होगा, न्यूज में पढ़ा होगा और करंट अफेयर्स में भी, हेरात उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही हेरात उत्सव मनाया गया है। और ये खासकर कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है, जो भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के का ये प्रतीक होता है। तो हेरात उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक है जम्मू जो विंटर सीजन के लिए है, एक है श्रीनगर जो समर सीजन के लिए है। और जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है? चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर, और पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त है वहां पे गवर्नर होते हैं, अर्थात राज्यपाल होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो मनोज सिन्हा है। और बस हो गया जम्मू कश्मीर के बारे में, और कुछ चलिए ठीक है इतना। और पोखरण ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में अपने न्यूज में ही, अपने करंट अफेयर्स में ही पढ़ाया गया था, मरु उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो मरु उत्सव मनाया गया है राजस्थान के पोखरण में। ये क्या है? तो 4 दिवसीय मरु उत्सव, जिसे एक अलग और नाम है जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जाए। तो मरु उत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव के नाम से ये राजस्थान के पोखरण में मनाया जाता है, जिसमें एक खास तरह का उत्सव है जिसमें पगड़ी बांधना, पनिहारी, मटका, मेहंदी, मंदाना जैसी प्रतियोगिताएं भी इसमें किया जाता है। तो ये बस इतना याद रखें, मरु उत्सव राजस्थान के पोखरण में, या राजस्थान भी मिले ऑप्शन में तो वही आपका जवाब हो जाएगा। राजस्थान के बारे में देखते हैं, राजधानी कहाँ है राजस्थान का? तो जयपुर है। राजस्थान राज्य का स्थापना कब हुआ है? 30 मार्च 1949 में हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा है। तो ये सभी फैक्ट्स आप इससे इतने सारे याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं पहले प्रश्न से जो मैंने फैक्ट्स दिया, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी इतने सारे फैक्ट्स, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, परीक्षा उपयोगी लगा होगा। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक दबा दें, लाइक बटन दबा दें, और लास्ट में
इस सेशन को, क्लास को अपने कुछ सेकंड्स मात्र देकर जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, केवल एजुकेशनल ग्रुप और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ही इस सेशन को जरूर शेयर करें दोस्तों। आपका ये कुछ सेकंड्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से लाइक सब्सक्राइब कर दिए हैं, लाइक तो अभी आपको करना होगा, पहले से सब्सक्राइब और चैनल ये बेल बटन दबा दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको ये लाइक और शेयर जरूर कर देना है दोस्तों, इतनी अपेक्षा हम आपसे जरूर करेंगे और उम्मीद है आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स रिसेंटली। हाल ही में भारत और सेशेल्स के बीच कौन सी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है लमित्य 2022। लमित्य 2022 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और इंडिया और सेशेल्स के बीच में किया गया है। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं जो आपके लिए जरूरी होगा। इसका आयोजन 22 से 31 मार्च 2022 तक सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में किया जा रहा है और भारत और सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमित्य 2022 जो है, इसका आयोजन 2001 से ही किया जा रहा है। सेशेल्स के बारे में देखते हैं। राजधानी इसका विक्टोरिया है, वहाँ पे करेंसी रुपी चलता है और प्रेसिडेंट वहाँ पे वावेल रामकालावन है। ये सभी आप याद रख सकते हैं। आइए ऑप्शन से इसी प्रश्न पर आधारित कुछ ऐसे एक्सरसाइज महत्वपूर्ण देखते हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के ज्यादा चांसेज रहेंगे। क्योंकि ऑप्शन 4 ही है तो 4 ही हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे एक्सरसाइजेज के बारे में। जितने भी वार एक्सरसाइज हुए हैं, युद्धाभ्यास हुए हैं, उसका एक स्पेशल क्लास कर लिया जाएगा जिसमें आपके सभी ये कवर कर लिए जाएंगे। चलिए तो ये सिलीनेक्स जो है अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच होता है? ये तो अपने देश भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच ये युद्धाभ्यास होता है। इसका नाम है सिलीनेक्स। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन 2022। धर्म गार्जियन 2022 ये अपने देश भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन 2022 हुआ है इस बार, इसको याद रख सकते हैं। और इसका आयोजन अपने ही देश में कर्नाटक के बेलागवी में इसका आयोजन किया गया था 27 फरवरी से 10 मार्च तक। तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 2022। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये किन दो देशों के बीच है? तो अपने देश इंडिया और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच ये धर्म ईस्टर्न ब्रिज 6 ये युद्धाभ्यास किया जाता है और ये वायुसेना अभ्यास है। तो दूसरे प्रश्न से दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को बिल्कुल पसंद आया होगा, परीक्षा उपयोगी लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्रीज होगा यहाँ पे। प्रसार भारती हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग विद विच कंट्री। विद कंट्री तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखिए प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। फिर से देख लीजिए, प्रसार भारती ने अपने भारत का जो प्रसारण क्षेत्र में ये कार्य करता है, ये प्रसार भारती प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसके बारे में कुछ और। भारतीय प्रसार भारती के द्वारा प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक एक है स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस SBS, इसके साथ समझौता किया है। तो डीपली अगर गया तो आपको ये पूछा जा सकता है, नहीं तो कंट्री लेवल पर पूछा तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये प्रसारण के क्षेत्र में ये समझौता किया गया है। समझौता ज्ञापन ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डायस्पोरा के बीच DD न्यूज, DD इंडिया और DD न्यूज की सभी कई भाषा सेवाओं की पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ पे मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ये स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुआ है वर्चुअली 1-2 रोज पहले। ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसी तरह से न्यूज में जो कंट्री रहता है उसी का ये कैपिटल करेंसी ज्यादा चांसेज रहता है कि पूछा जाता है। तो आपको इससे अपडेट रहना चाहिए। चलिए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स, समझौता, MOUs जो आपके एग्जाम्स में आगे आएंगे। देखिए तो हाल ही में ये संयुक्त अरब अमीरात से समझौता हुआ है। किस लिए? तो व्यापार और निवेश के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इंडिया और UAE के साथ समझौता हुआ है। UAE अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, इसका राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। और यहाँ पे करेंसी क्या चलता है? तो UAE दिरहम चलता है, दिरहम। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस कौन है, राजा कौन है, राजकुमार कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राजकुमार है।
फ्रांस के साथ हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समझौता किया गया है। फ्रांस के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान अर्थात रिसर्च के लिए। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। फ्रांस में मुद्रा क्या चलता है? तो यूरो, और एक और चलता है CPF फ्रैंक, ये भी मुद्रा वहां पे चलता है। प्रेसिडेंट अभी फ्रांस में कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, ये सब याद रखेंगे। चलिए, स्पेन के साथ क्या समझौता हुआ है? तो सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए स्पेन के साथ समझौता किया गया है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है, और मुद्रा वहां पे क्या चलता है? यूरो चलता है। ये सभी फैक्ट्स तीसरे प्रश्न से भी उम्मीद करता हूं अब तक आप लोग को बिल्कुल फायदेमंद क्लास लगा होगा, आनंद आया होगा क्लास में। आनंद ही आना चाहिए दोस्तों, दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड पोएट्री डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन विश्व कविता दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 21 मार्च। 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया गया है, विश्व कविता दिवस मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के पहल पर 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य काव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करना, लुप्त प्राय भाषाओं को सुनने का अवसर को बढ़ाना। तो यूनेस्को के पहल पर यह मनाया जाता है। देखते हैं उसके बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को। इसका यूनेस्को का फर्स्ट सेशन बैठक हुआ था 4 नवंबर 1946 को। ये दोनों देने का मतलब मेरा ये है कि कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, कभी इसका स्थापना इसको दिया जाता है ऑप्शन में, कभी इसको दिया जाता है। दोनों आपको ध्यान में रहेगा, और ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा आपको, इसके लिए चिंता ना करें। तो जो भी मिले आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए, तो और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है? तो अदुरॉय और जुले है। ये सब याद रखेंगे। चलिए, ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण डेज का चर्चा हम लोग कर लेते हैं। 10 मार्च को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व गुर्दा दिवस अर्थात वर्ल्ड किडनी डे ये मनाया गया है 10 मार्च को। और इसका थीम क्या था, विषय क्या था 2022 के लिए? तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका थीम रहा है। इसको छोटा थीम है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे ही थीम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14 मार्च को क्या हुआ? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस अर्थात इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे और पाई डे। पाई, ये वाला पाई सिंबल इसका, ये जो मैथ में आप लोग यूज करते हैं, इसका वैल्यू 3.141 होता है। तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे और ये पाई डे ये मनाया जाता है 14 मार्च को, याद रखेंगे ये। चलिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को। इसका भी थीम था, विषय था 2022 के लिए जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसका थीम है। तो दोस्तों, चौथे प्रश्न से भी आपको इतने सारे फैक्ट्स मिले। चलिए, अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ज्यादा MCQ में फिट करता है, लेकिन दोस्तों आप लोग की उपस्थिति और आप लोग इसको क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अभी इतना मेहनत के बाद मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जो लोग भी देख रहे हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अन्य क्लासेज की अपेक्षा यहाँ पे क्या क्वालिटी आपको दिया जा रहा है। थोड़े समय में, थोड़े प्रश्न में कितने सारे एक्स्ट्रा चीज आपको मैं जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है उतने चर्चा में कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी आप लोग इस क्लास को ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा उपस्थिति व्यूअर्स आ नहीं रहे हैं, उससे थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जा रहा है दोस्तों। और उसके कारण मैं MCQ में बहुत कम ही फिट करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और कोई फायदा किसी को नहीं पहुंच रहा है, किसी के पास ये पहुंचे ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जा रहा है। तो आप लोग से उम्मीद करूंगा क्लास को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप शेयर और अपने पहुंच जहां जहां है एजुकेशनल ग्रुप फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, ताकि लोग पहुंचे और हम लोग का भी फैमिली बढ़े और पढ़ाने का कुछ और अलग अंदाज में और उत्साहित होकर पढ़ाया जा सके। चलिए, 5th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑन विच डे रिसेंटली द स्टेट ऑफ बिहार हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे। हाल ही में इस दिन बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ये 22 मार्च को मनाया है। राज्य के गठन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। पिछले 2 वर्ष से ये कोविड-19 कारण नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार मनाया जा रहा है बिहार में। बिहार दिवस 2022 को याद रखने के लिए मनाया जाता है। बिहार दिवस 2022 या याद रखने के लिए मनाया जाता है कि इसी दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से बिहार राज्य का निर्माण किया था अलग करके। और बिहार दिवस का इस बार बिहार सरकार ने थीम रखा है, विषय रखा है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली, ये इसका थीम है, याद रख सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल फागू चौहान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द स्मार्ट हब बिजनेस प्रोग्राम। हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट हब प्रोग्राम लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने किया है। ये लघु व्यवसाय ऋण को डिजिटली बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार और एक है ऑटो फर्स्ट, ये दोनों पहल का शुरुआत HDFC बैंक ने किया है। स्मार्ट हब व्यापार में क्या होगा? ऐप जो है ये कार्ड, UPI, QR कोड, टैप पे और SMS आधारित भुगतान जैसी सुविधाओं सभी भुगतान प्लेटफॉर्मों को एक साथ लाकर ये सुविधा प्रदान करेगा। और ऑटो फर्स्ट ये क्या करेगा? ये एक ऐसा है पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण की पेशकश किया जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक बेस आप ऑनलाइन इसके द्वारा ऑटो लोन के लिए गाड़ी कोई भी खरीदने के लिए लोन का आवेदन कर सकते हैं और ये ऑटोमेटेड है। ये सभी सुविधाएं आपको फटाफट इस पर जानकारी मिलते जाएंगी, अप्रूवल भी होते जाएंगे अगर आप उस योग्य होते हैं तो। चलिए, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। MD एंड CEO इसके शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड वाटर डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन विश्व जल दिवस मनाया गया है? तो ये 22 मार्च को मनाया गया है। शुद्ध, स्वच्छ और मीठे पानी के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया था और इस बार विश्व जल दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है? तो भूजल अवश्य अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ये हिंदी में हमने भले ही कर दिया है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये दिवस है तो आपको इंग्लिश में इसको याद रखना जरूरी है। देखिए, विश्व जल दिवस का वर्ल्ड वाटर डे का थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। तो ये आप याद जरूर रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पखला दिवस मनाया गया है? ये उड़ीसा में मनाया गया है 20 मार्च को पखला दिवस। ये दिवस ऐसा है जिसमें वहाँ का एक खास कुछ खाद्य पदार्थ है जो चावल से बनता है। चावल को फुलाकर कुछ दिन रख के सड़ा के किण्वन करके, जैसे वाइन वगैरह बनाता है लोग देसी दारू, तो उसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ बनता है और इतना वो वहाँ पे प्रचलित है, लोग यूज करते हैं, खाते हैं कि आज के दौर में जो पिज्जा, बर्गर, अन्य फास्ट फूड है इसको भी टक्कर देता है। इससे भी ज्यादा लोकप्रिय है वहाँ पे ये खाद्य पदार्थ और इसी के लिए पखला दिवस मनाया जाता है। खुद मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक जी वहाँ के इस दिवस को मनाते हुए फोटो शेयर उन्होंने सोशल मीडिया पे किया हुआ था, हमने वो भी देखा। चलिए और देखते हैं इसके बारे में कुछ। इसका शुरुआत 2015 में किया गया था उस राज्य में, किया दुनिया भर में। हाँ, उड़ीसा ने, ये थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है टाइपिंग में है। 2015 में उड़िया ने दुनिया भर में अपने पारंपरिक भोजन का जश्न मनाने के लिए इसको शुरू किया था पखला दिवस के रूप में। चलिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल है। चलिए, पखला दिवस उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में कौन धरती का सबसे गर्म जगह बन गया है? तो ये कुवैत थी। कुवैत में देखिए 53.2 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ पे तापमान आंका गया था कुछ दिन पहले और इस तरह से यह दुनिया का सबसे गर्म जगह बन गया था उस दिन इतने तापमान के कारण। और कुवैती आधिकारिक तौर पर स्टेट ऑफ कुवैत पश्चिम एशिया का ही एक देश है। कुवैत के बारे में देख लेते हैं। कुवैत सिटी इसका राजधानी है। मुद्रा यहाँ पे कुवैती दिनार चलता है। प्रधानमंत्री सबाह खालिद अल सबाह, यही है वहाँ के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? सरदार बर्डीमुखमेदोव, ये वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में, यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए, वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं। 40 वर्षीय सरदार बर्डीमुखमेदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, शपथ लिए हैं। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी अशगाबाद है। मुद्रा यहाँ पे तुर्कमेनिस्तानी मनात चलता है और प्रेसिडेंट तो वही हो गए, चर्चा जिसके हम लोग प्रश्न में किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली रिलीज्ड बुक रिस्ट अस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। रिस्ट अस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये GR विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। पूरा नाम GR विश्वनाथ का है, गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। ये पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के, कपिल देव के समझिए समय में, और ये इन्होंने और एक वरिष्ठ पत्रकार है R कौशिक, ये दोनों आदमी मिलकर ये पुस्तक लिखा है, रिस्ट अस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। इसमें GR विश्वनाथ के बारे में जो 1969 से 1986 के बीच वो खेल क्रिकेट में अपना योगदान दिए हैं, उसी का चर्चा इस पुस्तक में किया गया है। उनके द्वारा 91 मैच खेला गया, 6000 से अधिक रन बनाया गया, तो यही सब इसमें है, याद रखिएगा। हो सकता है क्योंकि आजकल कंपटीशन काफी टफ हो गया है, जिसको आप नजरअंदाज करके चलते हैं या समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है, वही आजकल पूछ लिया जाता है। तो किसी को भी नजरअंदाज न करें, कोई भी न्यूज हो जरूर समझें। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर स्क्रॉलिंग करने से अच्छा है कि आप
कुछ समय न्यूज पर दें करंट अफेयर को रेडी रखने के लिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया है? तो ये 21 मार्च को, इंग्लिश में इसको वर्ल्ड पुपेट डे मनाया जाता है, बोला जाता है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को पूरी दुनिया में कठपुतली को सम्मानित करने, कठपुतली को बढ़ावा देने और मनोरंजन के लिए ये खास है, बहुत अच्छी है। इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसके साथ ही मैं एक और न्यूज बता दूं, संगीत नाटक अकेडमी जो अपना देश का है, नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर 21 मार्च को ये विश्व कठपुतली दिवस को चिन्हित करने के लिए एक पुतुल उत्सव का आयोजन किया है। विश्व कठपुतली दिवस 2022 का ये थीम क्या है? द सी, छोटा सा थीम है, याद रख सकते हैं, वर्ल्ड पपेट डे। चलिए नेक्स्ट है, हु हैज ऑर्गेनाइज्ड पुतुल उत्सव। देखिए, इस प्रश्न को मैंने ऊपर वाले प्रश्न में चर्चा कर दिया है। इसे संगीत नाटक अकेडमी और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मिलकर ये पुतुल उत्सव मनाया गया है, वही कठपुतली दिवस के अवसर पर। कठपुतली दिवस का विषय मैंने अभी बताया, द सी, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, ये इसका घोषणा तो ये देखिए, सर्वोच्च देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है पद्म पुरस्कार होता है 2022, इसका घोषणा तो वैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही हो जाता है, कर दिया गया था, और लेकिन इसका ये वितरण वही मार्च अप्रैल के आसपास में होता है, तो अब ये वितरण इसका कर दिया गया है। आइए, सभी इसमें पुरस्कार मैंने नीचे लिस्टेड किया है, पीडीएफ के रूप में भी आपको मिलेगा, लेकिन कुछ हम लोग इसमें फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, इस वर्ष ये 2 युगल मामलों सहित 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने का मंजूरी राष्ट्रपति ने दिया था, और ये वितरण भी किया गया अभी हाल ही में। इसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। इस बार पुरस्कार में 34 महिलाएं हैं, और सूची में विदेशियों, एनआरआई, पीओआई, ओसीआई और 13 मरणोपरांत लोगों के लिए इस विजेता के रूप में चुना गया है। और कुछ इसमें देखिए, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च, ये देखिए, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, और ये 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, पद्म भूषण और पद्मश्री, और इन तीनों से भी बड़ा क्या होता है? भारत रत्न होता है। उसको अगर मिला लिया जाए तो सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, तब होता है पद्म भूषण, तब होता है पद्मश्री, अगर इसको वरीयता के हिसाब से बात करें तो। चलिए, और ये विभिन्न विषयों, गतिविधियों, क्षेत्रों के में हम उपलब्धियों के लिए, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि में योगदान के लिए चुना जाता है इन सभी पुरस्कारों के लिए। और इसके अलावा असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए ये देखिए, पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसका घोषणा जैसे कि मैंने बताया 26 जनवरी को किया जाता है, और मार्च अप्रैल के आसपास में इसका वितरण किया जाता है। ये बात मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। चलिए, तो देखते हैं, पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को मिला है, वो कौन कौन है? तो वो है, पहले है सुश्री प्रभा अत्रे, ये कला के क्षेत्र में मिला इनको, महाराष्ट्र से हैं। दूसरा, श्री राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। जनरल बिपिन रावत, देश के पहले सीडीएस प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के पहले ये सीडीएस प्रमुख थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और इनका देहांत पिछले वर्ष दिसंबर में 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत ही दुखद इनका देहांत हो गया था। तो इनको, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत ये इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और ये उत्तराखंड से आते थे। ये सीडीएस प्रमुख, भारत के सबसे पहले सीडीएस प्रमुख भी थे। इनसे पहले भारतीय सेना में सेना प्रमुख भी ये रह चुके थे, ये सभी याद रख सकते हैं। श्री कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश लिखा है, ये उत्तर प्रदेश है। चलिए, तो 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण 17 व्यक्ति को मिला है, जिसमें से आप, मैं टोटल चर्चा यहाँ नहीं करूंगा, आप इसमें इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा। 1-2 मैं देख लेता हूँ। देखिए, श्री गुलाम नबी आजाद, ये कांग्रेस पार्टी में नेता है, पब्लिक अफेयर्स में इनको ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। इसी तरह से बहुत है, इसमें दीक्षित गुरमीत बाबा है, विक्टर बनर्जी है, ये सब पढ़िएगा आप, क्योंकि अब ये ज्यादा लिस्ट है। तो पद्म ये भूषण हो गया। उसके बाद पद्मश्री 107 लोगों का, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत लोग इसमें भी हैं, नजमा अख्तर, अस्मित अंटिल, कई लोग हैं इसमें, जाने माने कुछ लोग हैं इसमें। तो आप इसको जरूर दोस्तों पीडीएफ में पढ़िएगा। मैं इसको यहाँ पे आपको पीडीएफ में उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि जितना है उतना का अगर चर्चा किया जाए
तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सभी उसमें महत्वपूर्ण भी नहीं है। आप इसको PDF निकाल के जो जो महत्वपूर्ण नाम है आपको खुद समझ में आ जाएगा, उसके हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे सेट करने में थोड़ा सा मिस हो गया है, फिर भी चलिए। हाल ही में कौन देश का पहला कागज रहित विधानसभा वाला राज्य बन गया है? 4 ऑप्शन है, बिहार, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका जवाब है, ये आप जरूर इसको कमेंट में कीजिएगा। ये पिछले क्लास में मैंने इसको करा चुका है और इसका जवाब आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा। याद नहीं है तो पिछली क्लास पुनः देखिए या गूगल सर्च कर लीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए, ताकि ये जवाब सर्च करने के बाद जब जवाब कमेंट में लिखिएगा तो वो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। ये अच्छा तरीका है याद रखने का। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो जरूर उसे संकोच न करें, जरूर प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट में करें। और तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास ये आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। मात्र कुछ सेकंड देकर अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स, केवल एजुकेशनल ग्रुप और वैसे फ्रेंड जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को शेयर करेंगे दोस्तों, अन्य जगह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका ये कुछ सेकंड हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और उम्मीद करूंगा आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको लाइक और शेयर इतनी अपेक्षा हम आपसे जरूर करेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है, क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी कमेंट में हमें बताएं, ताकि अगले क्लास में उसको चेंजिंग किया जाए उसमें, और अन्य क्लास और टॉपिक्स और जो भी आपका सुझाव और डिमांड है वो जरूर कमेंट में बताएं, हम उसको पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।